इतना डिप्रेस किया लोगों को। तुम क्या हो, तुमने डायरी लिख ली और उसमें सोच रही हो कि तुम कवियत्री बन गई। कौन तुम्हारी किताब पढ़ेगा। मैं खाना बना रही हूँ या कुछ कार कर रही हूँ और मुझे किसी गाने पे भाव आ गया, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, मोहे यही तो होता है असली कला। पे नंद लाल नमस्कार, के मैं बस। प्रीतम कुमार, आप देख रहे हैं बोलो ज़िंदगी। और बोलो ज़िंदगी में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो दिल्ली से आई हैं। रश्मि किरण जी हैं। बहुत अच्छी किताब लेकर आई हैं जो जिनके बारे में मैं आपको और विशेष बताऊंगा। मैम, सबसे पहले पटना में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का धन्यवाद। मैम की एक किताब है तेरी मोहब्बत, ये आपने कब लिखा? मेरी जो जिंदगी के प्रति मोहब्बत रही, इसके संघर्षों को जिस तरह से मैंने देखा, फिर भी इसके साथ जो अपना लगाव रखा, जीने की जो एक ललक और इच्छा बनाए रखी, यही मेरी इस कविता या इस किताब का मूल भाव है। ए जिंदगी तेरी मोहब्बत में। मोहब्बत में ये किताब आपने अपने बच्चों को समर्पित? जी, असल बात ये रही कि मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी के लिए, हर माँ बाप की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और मेरे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे। एक्चुअली रश्मि जी के बारे में थोड़ा और कुछ दूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक कवित्री हैं, कविता ही लिखती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये जो हैं संगीत हो गया, डांसिंग हो गया, और पता नहीं किन किन चीज़ों में आपने डिप्लोमा लिया। हाँ, 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 हाँ। जी, जी, जी। असल में मुझे आर्ट्स से, किसी भी आर्ट फॉर्म से बहुत लगाव है। तो जनरली मैं हर तरह की चीज़ें करना चाहती हूँ। मेरा बस चले तो मैं ढेर सारा पेंट लेके चारों तरफ पेंटिंग करना बात है। तो मुझे रंगों से बेहद लगाव है। बचपन से मुझे ना सपने जो देखते हैं ना बचपन में, फैंटेसी, मुझे लगता था कि पूरा ना क्रेयॉन से, तरह-तरह के क्रेयॉन, वाटर कलर्स, कलर पेंसिल सबसे भरा हुआ मेरा कमरा है। मैं उसमें पूरा खिल, जैसे याद है वो डोनाल्ड डक में वो डुबकी लगाता है राइट। इसके अंदर, तो मैं सोचती थी मैं उसमें जंप कर रही हूँ, पूरे कलर्स से चारों तरफ खेल रही हूँ, लॉट्स ऑफ कलर्स एवरीवेयर। तो वही मेरा है, मेरा कला की तरफ बहुत है। मैं तो जो लोग गाने वाने का वीडियो देखे, ऐसे देखे, मैं तो जो कलाकारों के वीडियो आते हैं ना जिनमें वो बनाना सिखाते हैं कि उन्होंने ऐसे दूसरे तरीके से पेंटिंग कर दी, कुछ किया, मैं वो देखने में समय बिताती हूँ। मुझे वो देख के बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है मैं भी करूँ। तो बचपन से क्रोशिया का काम करना हो, एम्ब्रॉयडरी, मैंने अपने स्कूल में जो मैं केंद्रीय विद्यालय से मैंने अपना +2 तक किया हुआ है, तो वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में एक क्लास होता है, उसमें आपको सोशल यूजफुल प्रोजेक्टिव वर्क करते हैं। तो उसमें हम लोगों को, लड़कियों को सिखाया जाता था गृह कार्य की तरफ और लड़कों को दूसरी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो उसमें मुझे वहाँ भी फर्स्ट प्राइज़ मिला हुआ है अपने कढ़ाई के लिए, काम करने के लिए। तो मैं इतना अच्छा कढ़ाई आज भी करती हूँ। मेरे पूरे घर में मेरे लगे हुए हैं फ़ोटो उसके, जो मैंने इसके ऊपर कैनवास के ऊपर कढ़ाई करके रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें, क्रोशिया का काम करना, कढ़ाई करना, कटिंग्स करना, टेलरिंग करना, तो ये सब जो लड़कियों का होता, वो सारी हॉबीज़ मेरे में थी। साथ में वही डूडलिंग्स करते रहना, कुछ बनाते रहना। मतलब अगर किसी से मैं बात कर रही हूँ और मेरे हाथ में पेन है तो कुछ ना कुछ कलाकारी हो जाएगी। हाँ, कोई ना कोई कलाकारी बन जाएगी। वो जस्ट उस तरह से, जैसे मंडला आर्ट आजकल, बाद में पता चला मुझे कि ये मंडला आर्ट में बनाया करती थी जब उसके बारे में अब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा, मैं भी ये जो पॉइंट्स करके फिर रंगती चली जाती थी बात करते हुए, दिस इज नथिंग बट मंडला। बात है, ये एनर्जी जो है ना, मेरे ख्याल से लगता है मुझे देखकर और आपकी बातों को सुनकर, बहुत कुछ आपके बारे में जानकर कि टैलेंट का एक हब है आपके अंदर। बस ऐसी है कि मैं वही जो कहा, ए जिंदगी तेरी मोहब्बत में। क्या बात है। मैंने जिंदगी से मोहब्बत की है। संघर्ष किसकी जिंदगी में नहीं है? कौन है यहाँ जो कहे कि मैं परेशान हूँ? नहीं, जिंदगी तो परेशान देने के लिए आती है। संघर्ष से याद आया, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा। इस पुस्तक में, इस किताब में कोई प्रकाशक का नाम नहीं है। नहीं है, नहीं है। हुआ कि मैं बचपन से लिखती रही, हमेशा मेरे पास एक डायरी रहती थी। डायरी में मैं अपने जज्बात लिखा करती थी, दुनिया को जैसा देखती थी, समझती थी, वो लिखा करती थी। किसी पर्सनालिटी को देखती थी, लोगों से मिलती थी, तो उसमें क्या मुझे खास लगी या क्या, किस चीज़ ने मेरी थिंकिंग को जन्म दिया या क्या मैं सोचने लग गई, किन भावनाओं से गुजरने लग गई, वो मैं डायरियों में लिखा करती थी। एक दो बार वो डायरिया मेरी मम्मी ने भी पढ़ा और कई मेरे थॉट्स पे उन्होंने मुझे सुनाई भी कि अच्छा तुम्हारे दिमाग में ये सब चलता रहता है एंड ऑल दैट। फिर मैं उसको छुपाती भी रहती थी, बीच बीच में बंद भी कर देती थी, डर के कि सारे लोग पढ़ लेते हैं और मेरी जो छुपी हुई भावनाएं हैं वो बाहर आ जाती। अक्सर लोगों के मन में होता है किसका डायरी मेरे हाथ लगे। मैं और बच्चों के ऊपर तो माँ बाप पूरा कंट्रोल रखते हैं कि इसकी सांस सांस हमारे कंट्रोल में है।
तो वो सब चीज़ें भी चलती गई। मैं कविताएँ भी लिखती थी, डायरी में ही रहती थी, तो कविताओं का भी जनरल टॉपिक से ही होता था, जैसे बूंद पसीने की मोती है, ये मुझे याद आ रहा है, मैंने बचपन में लिखा था। बूंद पसीने की मोती है, मेहनत सहेली ये तो मेहनत कशों की है। तो उस तरह की चीज़ें उस समय से मेरे अंदर था कि मेहनत करना है। क्या उम्र हो गई उस वक़्त? उस समय मेरी उम्र रही होगी 10 से 15 साल के बीच की बात बता रही हूँ मैं। 10 साल के अंदर इतनी मैच्योरिटी, क्या बात है। हाँ, तो आध्यात्मिक रही हूँ मैं हमेशा से। थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा लाइफ को अलग तरह से सोचती रही, शायद इसलिए ज़िंदगी ने और मुझे चैलेंजेस दिए या क्या, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे रहा। तो जो भी चैलेंजेस आते रहे, बस मेरा यही रहा कि इससे लड़ जाना है। प्रकाशक नहीं मिले और बहुत कुछ प्रकाशक नहीं मिले, उन लोगों ने मुझसे मैंने अपने घर में कोशिश की, जो बड़े-बड़े लोग थे मेरे घर में जिन्होंने एक मुकाम हासिल कर ली थी, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को पालती हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ है ग्रेजुएशन, फिर टीएनबी से मैंने मास्टर्स करने के लिए किया, फिर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से बीएड करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, लेकिन फिर रांची यूनिवर्सिटी से बीएड मैंने कर लिया। फिर इग्नू से मैंने जो है डिफरेंट कोर्सेज़ किए, अभी भी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, इग्नू से मैं हिंदी में मास्टर्स कर रही हूँ और मास्टर्स का फर्स्ट ईयर हो गया है और सेकेंड ईयर के लिए मैं अभी परीक्षाएं और ये सब दूंगी। तो मैं हमेशा पढ़ाई का बहुत ज़रा करती रही, लेकिन फिर भी मैं कोई नाम नहीं थी, मेरे पास कोई पोजीशन नहीं था, मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, नौकरी नहीं थी। टीचर की नौकरी करके क्या, टीचर की नौकरी करके मुझसे कहा गया कि टीचर की नौकरी करके इतना भाव, हाँ, टीचर की नौकरी करके इतना, तुम अगर बैरिस्टर हो जाती तो तुम किसी को पूछती नहीं। मैंने कहा अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, चाय पिलाने में ही तो मुझे लेट हुई थी, मैं कॉपियाँ जांच रही थी, तो मैंने थोड़ा देर से चाय पिलाई, तो उसमें मैं बैरिस्टर हो जाती, तो भाई ये तो अजीब बात है। तो जो होता है हमारे यहाँ औरतों का, वही औरत मैं भी रही, घरेलू औरत रही, नौकरी करने की कोशिशें करती रही, क्योंकि मुझे हमेशा था कि मेरे अंदर जो रश्मि है वो नहीं मरेगी, वो नहीं मरेगी, वो माँ बनेगी, वो पत्नी बनेगी, वो एक ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाने का जिद लेगी, लेकिन रश्मि जिंदा रहेगी, लड़ती रहे। ही नहीं मरेगी। वो अपने जो वो है वो एक दिन ला के दिखाएगी कि वो कौन है। तो लोगों ने कहा, डिप्रेस किया लोगों को, तुम क्या हो, तुमने डायरी लिख ली और उसमें सोच रही हो कि तुम कवियत्री बन गई, कौन तुम्हारी किताब पढ़ेगा छापेगा, कौन तुम्हें कवियत्री बोलता है। मैंने उस जिद पर अपनी कविताओं को लेकर डिफरेंट कवियों के ग्रुप में जाना शुरू किया, दिखाना शुरू किया। लोगों ने कहा तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम आओ सामने। मैं सामने आने लगी। सामने आने के बाद मैंने देखा कि हाँ, तो मैं सीखूंगी ना। मैंने हाइकू, टाँका, छंद, दोहे, हिंदी की विधाएं सीखना शुरू कर दिया। मतलब ये शौक नहीं रहा, फिर ये पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गया, चैलेंज हो गया कि ठीक है, चैलेंज है। फिर मैंने कहानियाँ लिखी, प्रतिलिपि पे पहला पुरस्कार मिला मेरी कहानी को। क्या बात है, बधाई। थैंक यू सो मच। और इस तरह से मैं कहानियों के फील्ड में फिर आ गई और मेरी कहानियाँ, पहली कहानी जो किसी जगह प्रकाशित हुई प्रतिलिपि के बाद, वो थी गृह शोभा, वहाँ मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई। फिर चंपक के लिए भी मैंने बच्चों की कहानियाँ लिखी, दिल्ली प्रेस से भी आप? दिल्ली प्रेस से मेरा काफ़ी छपा। उसके बाद मुक्ता वगैरह में भी मेरी चीज़ें छपी, दिल्ली प्रेस की सारी चीज़ों में, सरिता वगैरह सब में, हाँ, दिल्ली प्रेस के साथ मेरा काफ़ी मेरी चीज़ें छपी। और फिर उसके बाद फिर चंपक के लिए भी अभी भी आते रहते हैं कि कहानियाँ आपको भेजनी होगी, तो इस तरह से मेरी चीज़ें आने लग गई। रांची एक्सप्रेस के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, फिर प्रभात खबर के लिए भी मैंने किया, फिर दैनिक भास्कर के लिए भी मैंने लिखा था साहित्यिक पन्ने के लिए। फिर मेरी आर्टिकल्स आना शुरू हो गई डिफरेंट। कोविड के दरमियान आपने योगा और मेडिटेशन के लिए? कोविड, हाँ, मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाया करती थी, ज़रूरतमंदों को मैं फ्री में पढ़ा दिया करती हूँ, हेल्प करती हूँ। जैसे कि रांची में चसायर होम में मैंने वहाँ जो डिसेबल बच्चे हैं उनमें से बच्चों को पढ़ाना, मैंने वहाँ पर भी 10th पास करवाया। वहाँ पे एक बच्ची को भी अपनी चीज़ें दे के फ्री पढ़ा करके और गाइड वाइड किताबें सारी कुछ देकर वो बच्ची पास भी हो गई 10th। और इस तरह से मैं हमेशा ही अपना सहयोग देती रहती हूँ जो भी समाज के नीडी हैं, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा फेस किया लाइफ में, तो मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने मुझे दिमाग दी और वो ताकत दी है, तो मैं उन लोगों का ताकत अब बनूँ जो ताकत बटोर नहीं पा रहे हैं।
तो मैं उनके पास जाती हूँ जहाँ भी ज़रूरत पड़े। अंध विद्यालय है दिल्ली में, उसके लिए मैं अभी उनको बहुत सारा डोनेशंस और ये सब देने के बावजूद भी मैंने उनके लिए सोचा है कि उनकी ऑनलाइन जो उनके बच्चे जो बना रहे हैं कैंडल्स वगैरह सब, तो ऑनलाइन स्टोर खोलने के बारे में मैं सोच रही हूँ। तो इस तरह से मैं अब कुछ आगे बढ़ने का सोच रही हूँ और अपनी एक कंपनी बनाने के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो डिफरेंट कलाकारों के साथ जिनको नई मंच मिल रहा है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, हाथ में कला है, संघर्ष है, उनके संघर्ष को मैं एक अपना ताकत दूंगी कि वो आगे बढ़ें और उनके संघर्ष में मेरा सहयोग हो। लाइफ में भागते रहना, चलते रहना, रुकना नहीं। फाइटर। बात जिंदगी देती है समस्या देखने के लिए कि तुम में से कौन जो है फाइटर है, आ जाओ मुकाबले में। और जिंदगी मुझे भी मुकाबले के लिए देती रहती है और मैं भी फाइट करती हूँ। ये देखती हूँ कि ये जंग मैं जीतूंगी या तुम जीतोगे। तो जब तक अंत नहीं आता है तब तक फाइट करना है, देते रहें। जितनी भी समस्याएं आती हैं, मैं फाइटर हूँ, मैं फाइट करती रहूँगी जब तक मेरी अंतिम सांस चलेगी। पता है ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? एक्चुअली आई दिल्ली से हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मगर जो खून है ना, ये बिहार की मिट्टी की है। बिल्कुल। मैं मधेपुरा, मेरा बेसिक जो कहें कि नानी का, माँ पापा ससुराल वगैरह सब मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का है। लेकिन पापा मेरे सीसीएल में काम करते रहे तो हम लोगों का रांची बेस हो गया, झारखंड बेस हो गया। पापा ने वहाँ फिर अपनी ज़मीन घर वगैरह ले लिया, हम लोगों ने ले लिया। तो अब झारखंड में ही ज़्यादा रहना होता, लेकिन अभी भी हमारी मिट्टी छुट्टी नहीं है, हम जाना आना कर लिया करते हैं। इधर विगत कई सालों से नहीं जाना आना हो पाया है, किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन हमारे पापा लोग अभी भी वहाँ से जुड़े हुए हैं, जाना आना होता है, खबर मिलती है, मिट्टी की सुगंध मुझे मिल जाती है, उतना ही काफ़ी। अभी यहाँ लग रहा है कि और एक दिन की छुट्टी मिल जाती मुझे तो मैं भागती, अभी अपने गांव के खेतों को देखती, उन हरियाली को देखती, दूर दूर तक फैले हुए वो पानी को देखती और वो मछली, मतलब मिथिला से बिलोंग करती है तो मछली कैसे भूल सकती है? बिना मछली के मैं कैसे बात आगे बढ़ाऊंगी। मछली मखाना और पान ना कहूँ तो भाई मुश्किल है हम मिथिला लोगों को। तो वो मछली मैं देखती थी कि बाल्टी ऐसे निकाला किसी भी जगह से और वहाँ पे मछली पूरी बाल्टी में भर के आ गए और हम लोग ऐसी फ्रेश मछलियों को तला और हम लोग पूरा खा गए। तो वो सब चीज़ें याद आती हैं, लगता है कि बस वहाँ एक बार जाके अपनी मिट्टी की सुगंध, वहाँ के धान का सुगंध वो लेना है। तो अभी फिर कभी और आना होगा तो ज़रूर मैं बिल्कुल, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का बहुत फ़ायदा है, ऊर्जा मिलता है। जी जी जी। इस किताब से एक कोई कविता जो हमारे दर्शकों को, मैं चाहूँगा, मैंने एक कविता आपका देखा है, जीवन धारा। मैं चाहूँगा ये कविता जो है ना, वो लोगों के लिए, लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप ये कविता एक बार। ये कविता इनफैक्ट ऐसी है जिसमें कि मुझे लगा कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं अपने लिए जीवन सोचूं तो यही सोचूं, तो उसी भावनाओं के साथ कि जीवन कैसा सोचूंगी मैं अपने लिए, मैंने ये सोच यहाँ पे अपनी भावनाओं को यहाँ पे लिखा है। मैं जीवन की धारा बन बहती हूँ, जीवन तो एक धारा ही है। मैं जीवन की धारा बन बहती हूँ, अपने होने का निशान अंकित कर जाती हूँ। होने का निशान अंकित हो ही रहा है, जो कहीं भी रहता है लोग अपनी पहचान छोड़ दे वही इंसान है। तो मैं जीवन की धारा बन बहती हूँ, अपने होने का निशान अंकित कर जाती हूँ। आकार से परे है जीवन, आकार तो धरे है जीवन, आकार से निकलकर कितने ही भावों के संग तो मैं बह जाती हूँ, मैं जीवन धारा बन जाती हूँ। आकार तो लिया हुआ है लेकिन ये आकार असल में जीवन नहीं है, इस आकार से परे है जीवन। वो भावनाएं, वो आध्यात्म, वो आत्मा, वो चीज़ें हैं। जब किसी की आप हेल्प करते हैं, ज़रूरतमंदों की आंखों में वो आप अपने लिए एक प्रेम देखते हैं या उनकी आंखों में खुशी देखते हैं। जब आप एक मिठाई देकर अपनी बर्थडे में जाते हैं, कहते हैं हम कहीं और बर्थडे नहीं मनाएंगे, हम आपके साथ मनाएंगे, खाइए और खुश होइए, तब जो वो प्रेम दिखता है ना, वो जीवन है असल में। हाँ, तो आकार से परे है जीवन, आकार तो धरे है जीवन, आकार से निकलकर कितने ही भावों के संग मैं बह जाती हूँ, मैं जीवन धारा बन बहती हूँ। हर भावों के निशान अंकित कर जाती हूँ, जितने भी भाव हैं हर भावों के निशान अंकित कर जाती हूँ। कहीं हूँ किसी के मानस पटल पर, कहीं हूँ किसी के दिल के आंचल पर। कोई मन से सोचता है, कोई दिल से सोचता है मुझे। कहीं हूँ किसी के मानस पटल पर, कहीं हूँ किसी के दिल के आंचल पर। किसी काया से प्रेम ये ना होगा मुझसे, किसी काया से प्रेम ये होगा नहीं मुझसे। कहीं मैं ठहर भी जाऊं, कहीं मैं ठहर भी जाऊं, ये होगा तो ये होगा कैसे। बहुत खूब, बहुत खूब। एक चीज़ मैंने गौर किया, जो कविताएं होती हैं ना, जो बहुत लोग लिखते हैं, उनको बहुत कुछ बनाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। मगर मैंने पूरा कविता सुना, इसमें मुझे कोई भी एक ऐसा पंक्ति नहीं दिखा जिसमें वो बनाया गया हो। वो लगता है वो जिया गया है।
जी, बिल्कुल। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मेरी कविताएँ ऐसी ही हैं। मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, उसमें बनावट हो सकती है, उसमें नाटक हो सकता है, जीवन से ही लेती हूँ कहानियाँ, लेकिन चीज़ें चेंज करूँगी, है ना? उनमें जो हमारे नायक-नायिकाएँ होंगी, कैरेक्टर्स होंगे वो बदलेंगे, लेकिन जो मूल होता है वो कहीं न कहीं जीवन से सब रिलेटेड होता है, जो मैं देख रही हूँ लोगों के साथ या खुद अनुभव कर रही हूँ। लेकिन कविताओं के बारे में मैं कहूँगी, ये सारी कविताएँ वही हैं जो मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए जो मैंने महसूस किया, और जब मैं ऐसे सोच में बैठी चुपचाप तो वो खुद ब खुद धारा बन के निकली हैं। मैंने कोशिश नहीं की है कविताओं को रचूं, सोच सोच के वर्ड्स लगाऊं, नहीं। वो जब मैंने ताका, हाइकू और दोहा जब सीखना शुरू किया था ना, तब लोगों के साथ मिलने के लिए जब मुझे टॉपिक दिया जाता था, इस टॉपिक पे लिखो, तब मैं करती थी। वो भी मैंने किया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कम्पीट करने के लिए मुझे वो चाहिए था कि अगर मुझे कोई टॉपिक दे दिया गया तो मैं लिखूं। हाँ, मैंने लिखा, वो भी बहुत लिखा। लेकिन मैक्सिमम जो इसकी कविताएं हैं वो कविताएं हैं जो जीवन के साथ मैंने सीखा। तो मैंने ये लिखा था, शतरंज की बिसात बिछाई बैठी जिंदगी, शतरंज की बिसात बिछाई बैठी जिंदगी, खुद में ही हाय हैरान हुई अपनी चालों से ही परेशान। वो लोग खुद चाल लगाते हैं, वो खुद ही परेशान हो जाते हैं कि ये तो निकल गई। खुद में ही हाय हैरान हुई अपने ही चालों से ही परेशान, हाय हुई जाती ये जिंदगी, कौन कब था जो प्यादा अब है वो खिलाड़ी, कौन कब था जो प्यादा अब है वो खिलाड़ी, जीत का जश्न है मनाती, चाल अजब का है दिखाती, हार कर भी मायूस होती हर हाल में, हार कर न मायूस होती, कभी कभी हार हो जाती है, मायूस नहीं होना है, कल तो फिर जीतना है हमें, हार कर न मायूस होती, वो मायूसी हो जाएगी तो फिर आगे भी हार जाऊंगी मैं, तो हार कर ना मायूस होती, हर हाल में मुस्कुराई जिंदगी, हर हाल में मुस्कुराई जिंदगी, मुस्कुराना है बस। सारी कविताएं जो हैं आपकी फुल्ली एनर्जेटिक है और बहुत कुछ सिखाती हैं जीवन के बारे में हमें। कई कविताएं थी, जैसे नई राह मैं अभी देख रही थी, उसमें भी अपनी कला है कि हर बार जिंदगी, जैसे कि अभी मैंने ये मुकाम कर लिया कि बेटे की शादी का भी सब कर के अब मैं जा रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ आगे क्या, आगे मकसद मिल गया ना, अब यहाँ बैठ करके मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे मकसद मिल गया, फिर आगे क्या, आगे क्या, वही है नई राह, जो इसमें अभी कविता दिख रही थी कि हर बार आदमी एक जगह पे आके खड़ा हो जाता, सोचता ये तो हो गया, अब आगे क्या, और वही मोड़ पर वो घूमते हैं और कहते हैं आगे ये। हाँ, जी जी हाँ, मैंने डांस, कथक नृत्य बचपन से डांस का रहा। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए गुरुजी का करते रहे कि ये सिखाएंगे ये सिखाएंगे। स्कूल में भी मैं बहुत नाचती रही, स्किट करती रही, मतलब स्कूल में भी जो एक्टिविटीज़ थी ना उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी मैं। और इसके बाद फिर डांस करते करते फिर बड़े होकर के अभी मैंने फिर से डांस करने की कोशिश की, और गुरु प्रेरणा श्रीमाली जी जो कि बहुत ही रिनॉन डांसर हैं, उन्होंने मुझे सिखाने का सोचा और वो मुझे डांस सिखाए, कथक नृत्य। एक इतने बड़े गुरु से मैंने सीखने की कोशिश की, वो उनकी महानता है, या उन्होंने मुझे पहले ऑडिशन लिया कि करके दिखाओ। मुझे जो उस समय आता था, मैंने जो भी बचपन से लेकर के अभी तक, ऐसा असल में क्या है ना कि जैसे मैं खाना बना रही हूँ या कुछ कार्य कर रही हूँ और मुझे किसी गाने पे भाव आ गया, मैं स्टार्ट कर देती हूँ, हाँ मोहे तो होता है असली कला। पे नंद लाल छेड़, बस शुरू हो गया मेरा डांस। तो खाना बना रही हूँ, जो कर रही हूँ, चल रहा है रेडियो, अगर कोई गाना लग गया कि मैं स्टाइल में मार दी हूँ तो मैं शुरू हो जाऊंगी, चाहे वो किशोर कुमार का ही गाना क्यों नहीं हो, हंसनी मेरी हंसनी, मैं शुरू हो जाऊंगी। एनी टाइम फुल एनर्जी में। तो ये मेरा तरीका है। तो उन्होंने देखा, मैंने कहा कि हाँ जो याद आ रहा मैं करके दिखा देती हूँ। मैंने दिखा दिया, उन्होंने कहा कि चलो आगे देखूंगी कि तुम कितना सीख पाती हो, क्या करती हो, लेकिन शुरू करो। और मैंने कथक नृत्य का जो है विधिवत। एक बरसात का मौसम, एक बारिश पे कोई गाना। बारिश पे कोई गाना, बारिश के ऊपर कोई गाना गाऊं? बारिश पे तो जो गाना तो यही याद आता रहता है, मैं अपना क्यों नहीं गाना एक बारिश पे सुना दूं? क्या बात है, बहुत बारिश मेरा पसंद का है। चलिए, तो गाने भी जो है वो आपने खुद की लिखी है, वो आप सुनाएंगे। बारिश मेरा पसंदीदा मौसम है। बारिश में भीगना, मतलब ऐसा है कि बारिश हो और मैं भीगने के लिए भाग जाती थी, मेरे बच्चे पकड़ के लाते थे, मम्मी सर्दी लग जाएगी। सच कहूँ तो ये मेरी बिल्कुल फेवरेट है, और बारिश में भीगने का मैं भी बहाना ढूंढता हूँ। बहाना ढूंढती हूँ, मैं बाहर चली जाती थी और बच्चे पकड़ के लाते थे, मम्मी अब आ जाओ, सर्दी लगेगी तो हम लोग सब बीमार पड़ेंगे।
हम लोग सब बीमार पड़ेंगे तुम्हारी सर्दी से, और हम लोगों की परीक्षाएं चलती रहती हैं। लेकिन आप कहाँ मानने वाली? ना ना, मैं तो ढूंढते थे, जैसे ही बारिश की वो गर्जन सुनते थे ना, ढूंढते थे मम्मी किसको नहीं से बाहर भागी होगी, ढूंढ कर लाओ उनको। जिनको बारिश से इतना प्यार होगा, इतनी मोहब्बत है बारिश से, वो बारिश में क्या लिखती हैं देखते हैं। बिल्कुल। दुनिया से छुपाया है, दुनिया से छुपाया है प्यार मेरे दिल का, तौला ना इसे जाए बाजार में दुनिया का, घाटा जो ये छाए तो कैसे सहा जाए, सावन मेरा प्यार बुला दे, मेघा संदेश सुना दे, सावन मेरा प्यार बुला दे, मेघा संदेश सुना दे, काली घटाएं भी बेदर्द बड़ी है, काली घटाएं भी बेदर्द बड़ी हैं, घुमड़ के लिपट के ये सताती है, लिपट के जो बैठूं मैं साजन के साए, लिपट के जो बैठूं मैं साजन के साए, कैसे छुपाऊं मैं मस्त निगाहें, सावन मेरा प्यार बुला दे, मेघा संदेश सुना दे, बरसे घटा तो तन मन तरसाए, बरसे घटा तो मन तरसाए, भीगा हर आलम लाज लगाए, अंग अंग मेरा पिया जो सवारे, अंग अंग मेरा पिया जो सवारे, कैसे छुपाऊं जो आहें पुकारे, सावन मेरा प्यार बुला दे, मेघा संदेश सुना दे। अब यहाँ पे थोड़ा आध्यात्मिक, तपती धरा पर है ठंडी हवाएं, तपती धरा पर है ठंडी हवाएं, जीवन से देखो भरी है फिजाएं, अरे बारिश ही तो जीवन है, जीवन से देखो भरी है फिजाएं, साजन जो अपनी जान पुकारे, साजन जो अपनी जान पुकारे, जान मेरी अब उनके हवाले, साजन मेरा प्यार बुला दे। क्या बात है, क्या बात है। संदेश सुना। मतलब बारिश की बूंदें बाहर टपक रही है, मगर मैं यहाँ भीग गया हूँ आपके गीत। धन्यवाद धन्यवाद, कोशिश रहती है मेरी, बस जो दिल से निकली वो लिख देना है। चलिए किरण जी, मैं चाहूँगा फिर से आएँ और फिर से मैं स्वागत करूँगा। एक डांस वाला बज गया आपका, वो मैं कोशिश करूँगा फिर मैं कहीं ना कहीं आपके पास आऊँ और वो डांस वाला। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, मैं कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखूंगी आपके लिए, अगर ऐसी बात है तो। चलिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। आपने सिर्फ बातचीत ही नहीं किया, सिर्फ कविता ही नहीं, बहुत अच्छा संदेश महिलाओं के लिए, उनके लिए जो स्ट्रगलर हैं, जिनको सही जगह नहीं मिल रही, अच्छी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रही, मगर जीवन में वहाँ हारना नहीं है, कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये आपने बताया। जीवन रुकावट जब देती है तो उसे रुकावट नहीं माने, असल में जब जीवन रुकावट देती है ना, वो तुम्हें रास्ते दिखाती है, वो रास्ते दिखाती है। उस समय अपने मन को, अपने ज्ञान को, विवेक को, अपनी इसको जो भी तुमने जीवन में देखा है, सीखा है ना, रास्ते ढूंढो। वो जीवन रुकावट देती ही नहीं है, जो रुकावट है वो एक चैलेंज तुम्हारे लिए लाया है, उसको समझो, उसको रुकावट मत समझो, और देखो कि इसने आज अगल बगल कोई दूसरा रास्ता तो रखा ही है मेरे लिए। बस अब ये है तुम्हारे अंदर की, वही जो कह रहे हैं जीने का जुनून या चीज़ों को पाने की जो पागलपन है, वो जिनके अंदर है ना, उनको रास्ता दिख जाता है, उनको रास्ता दिख जाता है, वो आगे बढ़ के चले जाते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।